हेलो फ्रेंड्स, किरण बिश दिस साइड। अब इस क्वारंटीन के टाइम में हमने बहुत पबजी खेल लिया, बहुत मूवीज़ देख ली, बहुत गाने सुन लिए, बहुत टीवी देख लिया। अब हमें थोड़ा पढ़ना चाहिए, क्या बोलते हो? बिल्कुल राइट। तो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर आप 10th के बाद 11th में कॉमर्स वाली स्ट्रीम लेने वाले हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट, हैव फन। हम अपनी पहली अकाउंटिंग टर्म यूज़ करते हैं जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को इफ़ेक्ट करती है, जो हमारे बिजनेस को इफ़ेक्ट करती है किसी भी मॉनेटरी टर्म्स में। इसमें ज़रूरी ध्यान देने वाली बात यह है कि वो मॉनेटरी टर्म्स में हो। कोई भी एक्सपेंस हम करते हैं, हम उसको मनी में मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। अगर हम उसको मनी में मेज़र नहीं कर सकते तो हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। कोई स्टाफ इतना अच्छा काम करता है, सडनली उसने छोड़ दिया किसी भी रीज़न से, तो वो इफ़ेक्ट करेगा फाइनेंशियल पोजीशन को। बट हम क्या उसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम उसको नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको बिजनेस ट्रांजैक्शन उस टाइम पे नहीं बोलेंगे। हमारी सेकेंड टर्म है अकाउंट्स। अकाउंट्स रेफर टू अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन ऑफ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। अकाउंट से ही रेफर ये होता है कि हम जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं रिलेवेंट, ये नहीं कि हम अनरिलेवेंट ट्रांजैक्शंस भी उसमें लिए जा रहे हैं और सब कुछ किए जा रहे हैं तो हम वो कचरा फैला देंगे पूरा। हमें वो कचरा नहीं फैलाना, हमें क्या करना है, समराइज्ड रिकॉर्ड्स लेने हैं एक एक रिकॉर्ड करके, और उसके अकॉर्डिंग हेड वाइज हमें अपने अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स का मतलब ही यही होता है कि आपने कितना कमाया, कितना बेचा एक बंदे से, वो सब उसमें रिफ्लेक्ट हो जाता है। सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो दो भागों में डिवाइड होते हैं। लेफ्ट साइड वाले को हम डेबिट साइड बोलते हैं और राइट साइड वाले को हम क्रेडिट साइड बोलते हैं। हमारी थर्ड अकाउंटिंग टर्म आती है कैपिटल। जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करता है कौन? बिजनेस का ऑनर बिजनेस में, उसको हम उसकी कैपिटल बोलते हैं। वो उसको कैश में लेके आ सकता है, बैंक में डाल सकता है, जो हमारा बिजनेस का हमने करंट अकाउंट खोला होगा वो उसमें ट्रांसफ़र कर सकता है, या कोई भी एसेट लाइक कंप्यूटर हो गया, एसी हो गया, फ़ैन हो गया, कुछ भी हो गया, अगर वो लेकर आता है तब भी हम उसको उसकी कैपिटल बोलते हैं। सो कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर in the firm is known as capital. It may be borrowed in form of cash, bank or assets or both. Right? होप ये क्लियर होंगे तीनों टर्म्स आपको। हम नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं जो है ड्राइंग्स। अब ड्राइंग क्या होती है? जो भी पैसा ऑनर अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है उसको हम उसकी ड्राइंग्स बोलते हैं। द मनी और गुड्स और बोथ, या मनी या सामान या दोनों, विड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। वो अपने याद रखने वाली बात यह है कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको ड्रॉ कर रहा हो, इज़ नोन एज ड्राइंग। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए कर रहा है तो हम उसको ड्राइंग नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मैंने अपनी मम्मी को एक कार गिफ्ट करी। कहाँ से करी? अपनी सेविंग से नहीं करी, मैंने बिजनेस में जो पैसा लगाया था बिजनेस में से पैसा निकाला और अपनी मम्मी को कार गिफ्ट करी। ठीक है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? मेरी ड्राइंग बोलेंगे। बट अगर वो कार मैं अपनी बिजनेस के लिए खरीदती, बिजनेस के काम के लिए खरीदती, तो हम उसको ड्राइंग नहीं बोलते। होप ये चारों टर्म आपको क्लियर होंगी। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है एसेट्स। एसेट्स एक वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, जो वो ऑपरेशंस कर रही है उसमें हेल्प करते हैं। एसेट्स बेसिकली उस बिज़नेस से बिलोंग करते हैं और वो उसी के होते हैं। जो चीज़ बिज़नेस की होती है उसको वो एसेट्स बोलते हैं, जिस पे उनका राइट होता है वो एसेट्स होती हैं। इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है करंट एसेट, दूसरा है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो शॉर्ट पीरियड 1 ईयर का होता है। अगर हम विद इन 1 ईयर अपने जो एसेट्स हैं उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम ऐसे एसेट्स को बोलते हैं करंट एसेट्स। जैसे कि डेटर्स, स्टॉक को हम बेच देंगे और हमें पैसे मिल जाएंगे, शॉर्ट पीरियड का है। सेकेंड आता है हमारा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिन्हें हम लॉन्ग पीरियड के लिए होल्ड करते हैं अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन के लिए।
हमने कोई ब्रेड की फैक्ट्री लगाई, तो ब्रेड की फैक्ट्री में हमें मशीन्स चाहिए होंगी, जो वो मशीन्स होंगी वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होंगे, तो हम उस लॉन्ग टर्म को ही नॉन करेंट एसेट बोलते हैं, उस मशीनरी को हम बोलेंगे नॉन करेंट एसेट्स। एग्जांपल इसके यही होते हैं, लैंड बिल्डिंग मशीनरी, जिसको हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, वो एसेट्स हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हो जाते हैं। नॉन करेंट एसेट्स को ही लॉन्ग टर्म एसेट्स भी बोला जाता है। इसको हम फर्दर दो भागों में क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है टैंजेबल, दूसरा है इनटैंजेबल। टैंजेबल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम फिजिकली देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, वो चीज़ हो गई टैंजेबल। इंटैंजिबल हो गई जिसे हम फिजिकली छू नहीं सकते, ना वो हमें दिखते हैं ना हम उसको छू सकते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करते फिजिकली, बट होते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन या बकाया। हमें जो एंटरप्राइजेस का जो भी बकाया है या जो भी उसकी ऑब्लिगेशन है वो उसको पे करनी होती है कुछ समय के बाद फ्यूचर में। तो इसको हमने दो भागों में क्लासीफाई किया है, एक है करंट लायबिलिटीज़, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वो ऑब्लिगेशंस होती हैं या वो बकाया होता है जो हमें विद इन अ शॉर्ट पीरियड पे करना होता है, लाइक 1 ईयर, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, हमारे बिल पेबल हो गए। और नॉन करेंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं या वो ऑब्लिगेशंस होती है जो हमें लॉन्ग टर्म में पे करनी होती हैं, जैसे कि बैंक का लोन, डिबेंचर्स, वो हमें एक लॉन्ग टाइम के लिए मिल जाता है, तो हमें उसको वो लॉन्ग टाइम में ही पे करना होता है। ये सेम एसेट्स है, जैसे एसेट्स को हमने दो भागों में किया है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, वैसे ही लायबिलिटीज़ को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। करंट का मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए हो, नॉन करंट का मतलब जो लॉन्ग टर्म में हो। अब हमारी नेक्स्ट टर्म आती है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स को हमने दो भागों में क्लासीफाई किया है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो होती हैं जो हमें रिसीव होती हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, लाइक हम किसी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, सपोज़ मैं बुक सेलिंग का बिज़नेस कर रही हूँ और मैं बुक सेल करती हूँ, बुक सेल करके जो मुझे पैसा आएगा उसको मैं रेवेन्यू रिसिप्ट बोलूँगी। बट मेरी शॉप में एक एसी है, वो मुझे बेचना है, वो मेरा एसेट्स है, तो मैंने उसको बेच दिया, तो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो नहीं है, क्योंकि मैं तो बुक्स बेचती हूँ, मैंने एसी बेच दिया। तो अदर देन जो बिजनेस ऑपरेशन से हमें पैसे रिसीव होते हैं उसको हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। लाइक मैंने बुक बेची, वो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था, तो वो उससे जो पैसे मिलेंगे मुझे वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होंगी। बट जो मैंने अपना एसी बेचा उससे जो मुझे पैसे मिलेंगे उसको मैं कैपिटल रिसिप्ट बोलूँगी। होप ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी जल्दी हो सके उसका रिप्लाई करूँ। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब जो कॉस्ट हम इनकर्ड करते हैं पैसा कमाने के लिए, जो वो कॉस्ट लगती है उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस, जैसे रेंट, वेजेस, सैलरीज, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। मैंने अभी पीछे अपनी एक शॉप खोली थी बुक्स की। अब बुक्स की शॉप खोली है तो जो मैंने जगह वहाँ पे ली है रेंट पे, तो मैं उसका रेंट पे कर रही हूँ। मैं क्यों रेंट पे कर रही हूँ? क्योंकि मुझे वहाँ से अर्निंग्स हो रही हैं। मैंने पैसा लगाया तभी तो मुझे अर्निंग्स हो रही हैं। अगर मैं पैसा नहीं लगाती, मैं वहाँ पे शॉप नहीं खोलती, तो क्या मुझे अर्निंग्स होती? नहीं होती। तो पैसा कमाने के लिए पैसे पहले लगाने पड़ते हैं, तो मैंने पैसे लगाए और मैं पैसे कमा रही हूँ। जो मैंने पैसे लगाए उसको मैं एक्सपेंसेस बोलती हूँ। हमारी नेक्स्ट नेम आती है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी एक तरीके का खर्चा है जिससे हमें लाइबिलिटी एक्वायर करते हैं किसी एसेट को खरीदने के लिए या गुड्स या सर्विसेज को। एक्सपेंडिचर को हमने तीन भागों में क्लासीफाई किया है। एक है, फर्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हम गुड्स परचेज करते हैं नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के लिए, हमारे अकाउंटिंग पीरियड के लिए, एक साल के लिए, विद इन 1 ईयर में वो कंज्यूम हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब आज मैंने खर्चा किया तो शायद वो कल ख़त्म हो जाए वो सामान, या परसों ख़त्म हो जाए, या विद इन 1 ईयर वो कभी भी कोलैप्स हो जाएगा। जैसे कि रेंट हो गया, अब मैं रेंट तो हर महीने देती हूँ ना, हर महीने ही देना है, तो वो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सेकंड आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर जो हम एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो उसका बेनिफिट हमको
एक से ज़्यादा सालों के लिए मिलता है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मैंने मशीनरी खरीदी, अब मशीनरी ऐसा तो नहीं है ना कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगी या 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी, वो तो फॉर लॉन्ग टर्म चलेगी, तो हम इसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है। इन दोनों के बीच में एक तीसरा और आता है जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो खर्चा तो हम रेवेन्यू का करते हैं, बट क्या वो हमें थोड़ा सा कैपिटल एक्सपेंडिचर से थोड़ा कम हमें बेनिफिट देता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना बेनिफिट नहीं देता बट उससे कम देता है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जितना भी नहीं देता उससे ज़्यादा देता है। तो इन दोनों के बीच की जो सिचुएशन है उसको हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जो नेचर में तो रेवेन्यू टाइप के लगते हैं, बट जो जिनका बेनिफिट हमको थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, कुछ सालों के लिए। जैसे हमने एडवर्टीजमेंट में बहुत बड़ा एक्सपेंस कर दिया, अब एक बार हमने आज एडवर्टीजमेंट कर दी, बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया, बहुत एक्सपेंडिचर कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना लोग उसको 1 साल में भूल जाएंगे, थोड़े टाइम तक तो रहेगा ना दिमाग में। तो वो बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? यहाँ तक होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। एक अकाउंटिंग ईयर में हमें जितने भी पैसे मिले, हमने जितने भी पैसे कमाए, उसमें से हम लेस कर देंगे अपने एक्सपेंसेस, जो भी हमें उस पैसे को कमाने में एक्सपेंसेस लगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट। हमारी नेक्स्ट टर्म इसी में ही है गेन। गेन होता है प्रॉफिट से अलग होता है ये। हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है कि हमने कितने पैसे कमाए माइनस हमारे एक्सपेंसेस, बट गेन ऑल ऑफ सडन होता है, ये नॉन रेकरिंग होता है। मतलब ये रेकरिंग इन नेचर नहीं होता कि भाई वो रिपीटेडली होता ही रहे। प्रॉफिट या लॉस तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो होंगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, या फिर बीच वाली सिचुएशन हो, ना प्रॉफिट ना लॉस। ठीक है, बट गेन एक नॉन रिकरिंग इवेंट है जो अचानक से हो जाता है। लाइक हमने कोई फिक्स्ड एसेट बेच दिया, हमने वो खरीदा था 10,000 में, बेचा 20,000 में, हमें 10,000 रुपये का फ़ायदा हो गया, इसको हम बोलेंगे गेन। हमने लैंड खरीदा था 5 लाख में, बट अब उसकी वैल्यू में एप्रिसिएशन हो गई, वैल्यू बढ़ गई उसकी, वो 10 लाख हो गया, तो जो 5 लाख का डिफरेंस है वो हमारा क्या है, गेन, ना कि प्रॉफिट, क्योंकि हमने वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं कमाया, इसलिए उसको हम गेन बोलते हैं। हमारी नेक्स्ट टर्म है लॉस। अभी हमने पढ़ा था प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, लॉस होता है एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। मतलब हमने खर्चे ज़्यादा कर दिए बट कमाई कम करी। मैंने उस बुक स्टोर से 40,000 रुपये कमाए, बट मैंने लगा कितने दिए, 50,000 रुपये, तो मेरे को क्या हो गया, लॉस। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट टर्म है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट्स जिसमें हमारा बिजनेस डील कर रहा है, जो हमें रीसेल के लिए हमने परचेज करी हैं गुड्स। लाइक मैंने बुक्स कहीं से खरीदी, अब मैं उसको दोबारा बेच रही हूँ। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है परचेजेस। परचेजेस का मतलब होता है गुड्स प्रोक्योर्ड बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल। हमने परचेज करी है किसी गुड्स की, बट किस इंटेंशन से, कि हम उसको दोबारा बेच सकें, वो इसी ही चीज़ को परचेज बोलते हैं। ट्रेडिंग कंसर्न जो सिर्फ बेचते हैं, वो फाइनल गुड्स खरीदते हैं और उसी को बेचते हैं, उनके लिए वही परचेज हो गई। बट जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वो रॉ मटेरियल कच्चा माल खरीदती है कहीं से, उसके लिए वो परचेज हो गई, और जो फाइनल प्रोडक्ट बेचेगी उसके लिए वो सेल्स होगा। परचेज हम कैश में भी कर सकते हैं और क्रेडिट में भी, हम उधार भी ले सकते हैं और उसको कैश पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं परचेज रिटर्न। जो गुड्स हमने अभी अभी परचेज किए थे, अगर हम वो सप्लायर को वापसी कर दें किसी भी रीज़न से, क्या उसमें डिफेक्ट हो या एक्सेस आ गया हो, या हमने जो क्वांटिटी मांगी थी उसने एक्सेस भेज दी, हम उसको रिटर्न कर देंगे, तो हम उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। नेक्स्ट टर्म है सेल्स। सेल्स वो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स सोल्ड होता है या सर्विसेज होती है जो हमने प्रोवाइड करी है कस्टमर को। ये भी कैश और क्रेडिट दोनों हो सकती हैं। कैश मतलब उसने हमें अभी के अभी कैश दे दिया और गुड्स ले गया, वो हो गई कैश सेल्स। बट उसने गुड्स तो ले गया वो, बट उसने बोला मैं पैसे 1 हफ्ते के बाद दे दूंगा, वो हो गई क्रेडिट सेल। इसी का नेक्स्ट टर्म है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमने उसको गुड्स बेचे और उस कस्टमर ने हमको वो गुड्स वापसी कर दिए किसी भी रीज़न से, कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं, या कुछ ख़राब हो या उससे मैचिंग ना हो या कोई भी रीज़न हो, उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न।
हमारी नेक्स्ट टर्म आती है डेटर्स। डेटर्स अभी अभी हमने कुछ सेल्स करी थी ना, अब सेल्स में हमने बोला था क्रेडिट सेल्स है, तो जो हमने उसको क्रेडिट सेल करी ना जिस बंदे को, वो बंदा हमारे लिए क्या हो गया, डेटर। मतलब अब हमें उससे पैसे लेने हैं। यानी जो भी सेल्स हम क्रेडिट में करते हैं किसी भी कंपनी को या किसी पर्सन को, और उससे हमको पैसे लेने होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेटर्स। ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आती है क्रेडिटर। क्रेडिटर होती है, हमने किसी से गुड्स परचेज किए बट हमारे पास कैश नहीं था या हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने उसको पैसे नहीं दिया, हमने उसको बोला हम बाद में देंगे, तो हमारी वो ऑब्लिगेशन हो गई, हमारी लाइबिलिटी हो गई, हमें उसको पे करना है, तो वो हो गए हमारे क्रेडिटर्स। ये हमारी लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। बिल रिसीवेबल लाइक अ बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। सेलर जब अपना गुड क्रेडिट पे सेल करता है, अभी हमने सेल किया, हमने उससे पैसे नहीं लिए, मतलब उस बंदे ने हमको पैसे नहीं दिया, हमने क्रेडिट पे सेल कर दिया, तो वो हो गया हमारे लिए बिल रिसीवेबल। इसी की नेक्स्ट टर्म आती है बिल पेबल। बिल पेबल इसका जस्ट अपोजिट है ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज, बट ये कौन करता है, परचेजर जब परचेज करता है क्रेडिट में, तब उसको बोलते हैं, वो बिल पेबल इशू करता है कि भाई हम मुझे इतने पैसे देने हैं जिससे मैंने सामान खरीदा है। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है डिस्काउंट। हम शॉप पे जाते हैं, हम बोलते हैं भैया थोड़ा कम लगा लो ना इसको, वो अब उस पर डिपेंड करता है शॉपकीपर पे कि वो कम करता है कि नहीं करता। अगर वो कम करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। इसको दो उसमें डिवाइड किया गया है, एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो वो व्यापार करने के लिए डिस्काउंट देता है, ताकि अगर उसने मेरे को बोला कि ठीक है आप 2 और ले लो तो मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, ठीक है। मैं एक बुक लेने गई, उसने बोला कि अगर आपने 3 बुक ले ली तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दूंगा, बट अगर आप एक लोगे तो मैं पूरा दूंगा, मतलब पूरे पैसे लूँगा। 100 रुपये तो 100 रुपये लूँगा, बट अगर आपने 3 बुकें खरीद ली तो मैं आपसे 90 रुपये लूँगा हर बुक के, ठीक है। तो उसने क्या किया, ट्रेड डिस्काउंट दिया मुझे, मतलब ताकि मैं और सामान खरीदूँ, इसलिए उसने मुझे ट्रेड डिस्काउंट दिया। इसको हम कहीं पे भी इनवॉइस या कैश मेमो में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि डेटर जल्दी जल्दी अपना पेमेंट करे, मतलब वो डेटर ना बने, डेटर बनने की नौबत ही ना आए उसकी, क्रेडिट में सेल्स हो ही ना, उसको फटाफट कैश डिस्काउंट दो ताकि वो जल्दी पैसे दे। क्योंकि अगर उसको क्रेडिट दिया, उसने मुझे बोला, मैंने एक बुक खरीदने गई, मैंने उसको बोला भैया मुझे एक बुक दे दो, तो उन्होंने बोला कि ये 100 रुपये की बुक है, पर उसने एक कंडीशन रख दी कि अगर आप अभी पैसे पे करते हो तो मैं आपको उसको 90 रुपये में दे दूंगा, बट अगर आप फ्यूचर में पे करोगे तो मैं आपको 100 रुपये में दूंगा। तो मेरे लिए क्या अच्छा, अगर मेरे पास कैश है तो मैं 90 रुपये दे दूंगी, मेरे 10 रुपये बच जाएंगे। इसको हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, हम अपनी अकाउंटिंग के बुक्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इनकम। इनकम एक बहुत बड़ी टर्म है, इसमें हम प्रॉफिट भी इंक्लूड करते हैं, और जो भी हमारे पास जितने भी ड्यू टू द बिजनेस आ रहा है, ड्यू टू द नॉन बिजनेस आ रहा है, कोई भी पैसा आ रहा है, वो सब हमारी इनकम हो जाती है। इनकम एंटरप्राइजेस की वेल्थ को इंक्रीज कर दिया फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हमारी नेक्स्ट टर्म आती है स्टॉक। स्टॉक वो गुड्स होते हैं जो बिजनेस के पास अवेलेबल होते हैं, किस चीज़ के लिए, सेल के लिए। पर्टिकुलर डेट पे जो हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है उसको हम, जो हमारे पास गुड्स रखे हुए हैं हम उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, जिसको हम बेच सकते हैं फर्दर अपने बिजनेस में। नेक्स्ट हम आती है कॉस्ट। कॉस्ट refers to expenditure incurred in acquiring, manufacturing and processing goods to make it saleable। हमने कच्चा माल लिया, अब हमें उसमें कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे तभी तो वो फिनिश गुड्स बनेगा, तो जो हम उसमें पैसे लगाएंगे वो हमारी कॉस्ट हो जाती है। हमने सामान लिया और एज इट इज़ बेच दिया अपना प्रॉफिट लगा के, हमने उसमें कुछ भी एडिशन नहीं करी, तो हमारी उसमें कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं हुई, बस जो हमने परचेज़ करी थी वही कॉस्ट इनकर्ड हुई है और कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं हुई। बट हम जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में होते हैं, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसमें हमारी कुछ कच्चा माल लेते हैं कहीं से हम, तो हम उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट, ताकि वो सेलेबल हो। हम मैदा लेते हैं, हम मैदे को ऐसे भी बेच सकते हैं,
ठीक है। अब अगर हमें मैदे की ब्रेड बनानी है तो हमें उसमें मैदे में और काम करना पड़ेगा, सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ब्रेड बनेगी। तो मैदे के बाद जो अदर कॉस्ट होगी वो उसमें इंक्लूड हो जाएगी, फिर वो सेलेबल होगा। नहीं तो हमें कच्चा मैदा ही लेना पड़ेगा, ब्रेड नहीं मिलेगी। हमारा नेक्स्ट हम आता है वाउचर। वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है किसी भी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करने के लिए। आप दुकान में जाते हो, आप बोलते हो भैया मुझे एक फ्रिज लेना है, तो वो फ्रिज आपको देगा, तो वो आपको क्या देगा, कैश मेमो देगा या इनवॉइस देगा। कैश मेमो, अगर आप कैश में ले रहे हो, सारी पेमेंट कर रहे हो, तो आपको कैश मेमो दे देगा। बट अगर आप इन फ्यूचर लोगे और क्रेडिट में ले रहे हो और इन फ्यूचर पेमेंट करोगे, तो वो आपको एक इनवॉइस दे देगा। तो वो आपके पास एविडेंस रहेगा। कल को वो बोल देगा कि आपने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो आप उसको वो वाउचर दिखा सकते हो कि भैया मैंने तो आपको पैसे दिए थे, देखो। राइट। आई होप आपको ये सारी स्लाइड्स कंप्लीट समझ आई होंगी। अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि जितनी जल्दी हो सके आपको मैं उसके सॉल्यूशन दे दूँ। Thank you for watching my video. I am doing hard work for you. Definitely you will do hard work for yourself. ये बेसिकली 11th क्लास के बच्चों के लिए है। प्लीज़ मेक इट वेरी क्लियर कि आपको सारी टर्म समझ आए। अगर कुछ भी समझ ना आए तो प्लीज़ आप मुझसे कभी भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।